नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। इसको हम डिटेल से देखेंगे ताकि हमारी जो भी परीक्षा होने वाली है, कांस्टेबल या लेखपाल या कोई भी परीक्षा, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इवन ग्रुप बी में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन रहता है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मेहनत लगता है बनाने में, लेकिन खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है वो। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो और कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देकर चला जाऊँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि क्या चीज़ है ये और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि संविधान के तहत लोकतंत्र की ये जो संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में है। ठीक, और और क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का अधिकारी होता है, क्योंकि वो कार्यपालक प्रधान होता है वो। आर्टिकल 52 के तहत मैंने कल बताया था आपको, कल या परसों वाली वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तविक प्रधान की अगर आप बात करेंगे तो वो प्रधानमंत्री होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कार्यपालक प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, सेम यही चीज़ आप ब्रिटेन में भी देख सकते हैं कि ब्रिटेन में जो पीएम होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। राजा और रानी तो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, वो तो सिर्फ मतलब जैसे रबर स्टैम्प नहीं होता है, जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट है, उसी तरीके से वहाँ पे भी वो काम करते हैं, राजा और रानी। ठीक है, लेकिन मेन जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। तो हम जो आज पहला जो अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले वो है 74। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सहायता किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है। ठीक है, और ये वही मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करता है उसके निर्णय में, चाहे जो भी काम करना है उनको उसमें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 75(1). इसमें क्या है, तो 75 का एक जो है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सॉरी, मंत्रिपरिषद कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगी ना, यानी कि पीएम का जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि नियुक्ति है, नियुक्ति। ठीक है, मंत्रिपरिषद का नियुक्ति थोड़े ना होता है, तो उसका तो गठन होता है ना। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 75(1) में। ठीक है, अच्छा फिर 75(3) देख लीजिए क्या है। आर्टिकल को वहाँ पर मिलान करने के लिए दे सकता है। 75(3) क्या है इसमें, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। मंत्रिपरिषद जो होगी किसके प्रति? सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी। ठीक है,
उत्तरदायी होगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। या ये चीज़ आप लोगों को ध्यान, जैसे मान लीजिए कि ये मंत्रिपरिषद है, ठीक है, इसमें ये भी मिनिस्टर है, 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 ये भी मिनिस्टर है। ठीक है, सपोज करिए कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये सब मंत्री हैं सब। सपोज करिए कि अगर बी के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ठीक है, और आने के बाद ये चीज़ अगर पारित हो गया तो यकीन मानिए पूरी जो मंत्रिपरिषद है ना वो भंग हो जाएगी। सब पूरा मंत्रिपरिषद एकदम ख़त्म, उसका पूरा खेला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रुकिए इसको एडिट कर दूँ। ठीक, तो इस चीज़ का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको संविधान संशोधन बता दे रहा हूँ, 91वां, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। 91वें संविधान संशोधन के तहत क्या कहा गया, ये 2003 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया, तो जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसमें मंत्रिपरिषद की जो कैपेसिटी थी उसको सीमित कर दिया गया और वो हो गया 15%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज़, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 15% कर दिया गया था। ठीक है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे देखेंगे, तो आगे हम 1 मिनट रुक जाइए। आगे हम बात करेंगे अब मंत्रिपरिषद के सभी जो सदस्यों का संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि अगर मंत्रिपरिषद के, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सदस्य है, ठीक है, तो जब तक आप सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक आप मंत्री कैसे बन सकते हैं, आप खुद सोचिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये यूपी है, ठीक है, ये यूपी है। 2017 में इलेक्शन होता है, ठीक, और बीजेपी को तकरीबन 310 सीटें मिलती हैं और शायद 15 लोगों का समर्थन था, टोटल शायद 325 हुआ था इसमें। ठीक है, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 325 लोगों में हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कौन है, योगी जी, अभी वर्तमान में वही है ना, योगी आदित्यनाथ। तो इन 325 लोगों में इनका कहीं पर भी नाम नहीं था। ठीक है, क्यों नाम नहीं था, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था, क्योंकि ये उस समय पर 2017 में ये सांसद थे गोरखपुर से। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गया कि अब इनको बनना था मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे भाई जब तक आप सदस्य नहीं हैं किसी भी हाउस के। तो इनको क्या किया गया कि MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव चैम्बर, ठीक है, यहाँ से इनको सदस्यता दिलाया गया और यहाँ से जैसे ही सदस्यता, जैसे देखिए 2 सदन होता है ना, उत्तर प्रदेश में 2 सदन है ना, यूपी में 2 सदन है। ठीक है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। विधान भवन के अंदर एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। ठीक है, तो विधानसभा से आपके MLA आएंगे और विधान परिषद से ये MLC आते हैं। तो MLA तो आप बनने से रहे, क्योंकि भाई आपका इलेक्शन हो चुका है और यहाँ पे शायद एक ही आदमी को कोई मनोनीत भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं आप।
तो कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल महोदय ने क्या किया कि इनको तुरंत योगी जी को एमएलसी बना दिया मनोनीत करके। आज जैसे ही मनोनीत होते हैं ये, तो ये इस घर के सदस्य बन गए। भाई इस घर में 2 कमरे हैं, तो इस एक कमरे में ये आ गए। अब जब यहाँ पर ये आ गए तो इनको क्या कहा गया कि भैया चलो, जब तुम सदस्य बन गए हो तो अब मुख्यमंत्री भी बन जाओ। तो यही चीज़ हुआ था। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मंत्री बनने के लिए आपको किसी न किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर आप उच्च सदन के आप सदस्य नहीं हैं तो आपको निम्न सदन में होना पड़ेगा। निम्न सदन की में नहीं है तो आपको उच्च सदन में होना पड़ेगा, लेकिन होना पड़ेगा। इसी का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मंत्री की। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला होगा कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़ा दर्जा होता है ये, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरा राज्य मंत्री, नोट करते चलिएगा। और तीसरा है उप मंत्री। उप मंत्री, ठीक है। अगर इनमें सबसे जो पावरफुल की बात करेंगे ना, तो वो ये होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, सबसे पावरफुल। इनके पास अपना एक मतलब कार्यभार के लिए एक विभाग होता है, और ये डायरेक्ट जो होता है ना, सेंटर में पीएम को और स्टेट में सीएम को। ये मैं सेंटर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर संसद है, ठीक है, संसद में कल आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। जिस मान लीजिए संसद है, तो इस संसद में 2 हाउस है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो वहाँ पर आपका पीएम ही तो होता है। लेकिन अगर विधानसभा की बात करेंगे, सॉरी विधानमंडल की बात करेंगे, तो विधानमंडल में भी तो 2 हाउस होते हैं। अमूमन 2 हाउस होते हैं। ऐसे 6-7 राज्य हैं अपने यहाँ भारत में, सबके यहाँ नहीं है, ठीक है। जिसके यहाँ ज़रूरत होता है वही बनवाता भी है, नहीं तो नहीं बनता है। तो तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि जैसा हमारे सेंटर में जैसा सांचा बनाया गया है सरकार का, वैसा ही स्टेट में भी बनाया गया है। तो यहाँ पर भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, तो ये सीएम को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एकदम। और राज्य मंत्री जो होते हैं, तो ये डायरेक्ट मतलब नहीं करते हैं ये। और उप मंत्री जो होते हैं, ये राज्य मंत्रियों का या सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर का हेल्प करने के लिए ये लोग होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे भारत के। गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने भारत में सबसे पहले, तो वो बने थे मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई, ठीक है। फिर सबसे जो पहली जो महिला जो थी, महिला पीएम कौन थी, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। एक और फैक्ट पूछा जाता है कि वो कौन से मतलब वो प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। यानी कि न तो वो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही वो राज्यसभा के सदस्य थे। कौन थे वो पद ग्रहण करते समय? उनको जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में उसको मनोनीत कर लिया गया होगा, लेकिन खैर बस आप इतना याद रखिएगा कि पीवी नरसिम्हा राव थे वो। ये फैक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नरसिम्हा,
राव। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक और फैक्ट है कि कौन से पीएम थे जो सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो काफ़ी ऑनरेबल इनका मतलब व्यक्तित्व है, काफ़ी बड़ा इनका मतलब व्यक्तित्व है। ठीक है, और ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। मोस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इनकी बात ही अलग थी। ठीक है, और ये कितने दिन के लिए बने थे? सिर्फ 13 दिन के लिए मात्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आपको मंत्रिपरिषद से संबंधित बता दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद से प्रश्न बनते हैं और डेफिनेटली बनते हैं और पूछे भी जाएंगे। और ये जो फैक्ट जो मैं बताया हूँ ना, ये चार, इनको चार को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चार में से ये तो आपको याद ही होगा ये वाला, लेकिन ये वाला पूछा जाता है और ये वाला पूछा जाता है और ये वाला थोड़ा सा मतलब मैंने नहीं देखा है कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन ये पहला वाला और ये तीसरा वाला ये पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत आसान है, कोई भी बता देगा। और तीसरा वाला भी मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ पहला और तीसरा देखा है। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे, कल हम पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो होगा हमारा संसद। संसद के बारे में कल हम पढ़ाई करेंगे और संसद में हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा राज्यसभा। फिर अगर वीडियो बड़ा होने लगेगा तो इसको हम अगले वीडियो में मतलब इसका पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, तो फिर ये मतलब इसमें जैसे ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ये संसद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तकरीबन 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, इतना ही आप लोगों को मंत्रिपरिषद और ये प्रधानमंत्री से याद रखना था। जो आर्टिकल मैंने बताया है वो आप याद रख। अच्छा हाँ, देखिए एक आर्टिकल और है, इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। ठीक ना, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। तो जैसे मान लीजिए कि 78 है आर्टिकल। ठीक है, 78। इसके तहत क्या होता है कि प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। पीएम जो होते हैं ना, सरकार में क्या क्या हो रहा है, सरकार की जानकारी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे 78 के तहत। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो ये हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 75 1 था ना, कौन सा आर्टिकल था वो? नहीं, 75 3 था। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने कि 75 3 इसमें क्या था कि मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सामूहिक शब्द है, सामूहिक। ठीक है, और यहाँ पर व्यक्तिगत शब्द है। इस चीज़ को बहुत विशेष मतलब रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछ लेगा। तो एकदम सीधे सीधे आपको याद रखना है कि आर्टिकल 75 3 के तहत मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। इस चीज़ को बहुत आप लोगों को याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में आप लोग को इतना ही पढ़ना था। कल हम बात करेंगे संसद की, संसद में डिटेल में हम जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, ताकि वहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो उन सारे प्रश्नों को आप जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आप बना सकें।
और लेखपाल में कांस्टेबल में तो यहीं से प्रश्न आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं कल इसके अगले भाग में संसद को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।